हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा कॉमर्स अब उदयपुर से। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अपनी बुक्स में लेजर स्क्रूटनी कैसे करेंगे। चाहे एक्सपेंसेस के लेजर हो, इनकम के लेजर हो, डेटर के लेजर हो, क्रेडिटर के लेजर हो, एसेट के लेजर हो, या जितने भी प्रकार के जो लेजर्स होते हैं जो आपके इनकम स्टेटमेंट और आपकी बैलेंस शीट में आते हैं, उन लेजर की आप कैसे स्क्रूटनी करोगे और बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के वक्त और ऑडिट की चेकलिस्ट के हिसाब से आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंतिम तक बने रहिएगा, सब कुछ देखिएगा, ताकि आप अगर एक अकाउंटेंट हैं या आप एक टैक्स कंसल्टेंट हैं या आप स्वयं अपनी बुक्स मैनेज करते हैं तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा अपनी बुक्स फाइनलाइज करते वक्त। हम सबको पता है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का यहाँ पर एंड होने जा रहा है मार्च महीने में हम, और आज मैं ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ताकि आप लोग सीख सकें कि लेजर की स्क्रूटनी हम लोग कैसे करेंगे। ऑलराइट, सो देखिए, एक चीज़ आप समझिएगा, आपने 365 दिन तक जो भी अपनी बुक्स बनाई हैं, आपने जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, मैं अभी आपको सारा सब कुछ टैली के साथ साथ चलकर बताऊंगा। तो आज मैं आपको लेजर स्क्रूटनी जो कराने वाला हूँ वो टैली के पॉइंट ऑफ व्यू से कराने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस क्लास के बाद सिर्फ टैली यूज़र है तो ही उसके लिए यूज़फुल है। ये क्लास आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं आपके लिए डेफिनेटली यूज़फुल होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किन किन चीज़ों का मुझे लेजर स्क्रूटनी में ध्यान में रखना होगा। ऑलराइट, तो ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है और बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली। ऑलराइट, अब आप समझिए कि बेसिकली देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो आपने अपनी जो भी बुक्स बना रखी है उसमें आपको अगर लेजर्स ओपन करना है, जैसे टैली में अगर मुझे लेजर ओपन करना है, ये मैंने टैली ओपन कर रखा है। यहाँ पर मेरे पास दो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी मैंने ओपन कर रखी है। तो कभी भी ध्यान देना, आपने पूरे साल भर में जैसे काम कर रखा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपने काम कर रखा है, अब आपको अपने सारे लेजर्स ओपन करने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, DAL, D फॉर डिस्प्ले, A फॉर अकाउंट बुक और L फॉर लेजर करेंगे। तो जितने भी लेजर आपने अपनी बुक्स में बना रखे हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस के लेजर हों, चाहे वो इनकम के लेजर हों, चाहे वो एसेट के लेजर हों, लाइबिलिटी के लेजर हों, कैपिटल के लेजर हों, डेटर्स के लेजर हों, क्रेडिटर्स के लेजर हो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, GST के लेजर हो, सारे लेजर आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो देखिए, कभी भी ध्यान देना, लेजर स्क्रूटनी की जहां तक बात आती है तो कोई भी लेजर, जैसे ये देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे ये नेपल्स ग्रेनाइट LLP करके एक लेजर है, ठीक है। अब मैं इस पर एंटर मारूंगा तो मेरे को ये बताएगा कि इस लेजर का ओपनिंग बैलेंस है, पूरे साल भर में इस फाइनेंशियल ईयर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, और जो ओपनिंग था वही क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। इसका मतलब क्या रहा कि पूरे साल भर में आपने इसके साथ कोई लेन देन नहीं किया और इससे आप पैसे मांगते थे, ठीक है, या ये आपसे पैसे मांगते थे, क्योंकि लेजर का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो ये क्रेडिटर है आपका, तो ये आपसे पैसे मांग रहा है और आपने अभी तक इसको 365 दिन निकल गए और पैसा दिया ही नहीं। तो आपको ये समझिए कि हमें अपने क्रेडिटर्स को 180 डेज के अंदर अंदर क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है, GST के जो नियम है उसके अनुसार। अदरवाइज आपको मिली हुई ITC क्या हो जाती, रिवर्स हो जाती। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा। तो लेजर को कभी भी ध्यान देना, आप अपनी लेजर जो चेकलिस्ट में एक एक लेजर को जो चेक करने वाले हैं, ये सारे के सारे जितने भी लेजर आपकी बुक्स में पूरे साल भर में आए होंगे, तो आपको उस केस में क्या करना होगा, सारे लेजर को ओपन कर करके उसकी यहाँ पर कंप्लायंस देखनी होगी। जैसे ये देखिए, मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देखूंगा तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आना चाहिए अगर मैंने कुछ काम अगर किया हुआ है तो, ठीक है। अभी हमारे केस में देखिए यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये पहले की कंपनी हो। तो देखिए, मेरे पास यहाँ 2 कंपनियाँ खुली हुई है, तो मैं एक बार इसका फाइनेंशियल ईयर ज़रूर चेक करना चाहूँगा। कंपनी में जाऊँ, अल्टर में जाऊँ, और ये जैसे मेरी कंपनी है, देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 23 है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो फाइनेंशियल ईयर अभी इतना मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर हम इसका फाइनेंशियल ईयर डाल देते हैं, ठीक है, और ताकि आपको इसके ट्रांजैक्शन समझ में आए कि किस तरह से आपको इनको चेक करना है। अब देखिए, मैंने इसका फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया। अब मैं कोई भी लेजर में जब जाऊँगा तो उसमें आपको ट्रांजैक्शन नज़र आएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके उस लेजर के साथ क्या लेन देन हुए। जैसे ये देखिए, पार्टी को आपने सेल किया था, इससे इससे आपने ये क्रेडिट नोट बनाया, ये सेल रिटर्न किया है, अभी भी इस पार्टी का बैलेंस आपका फाइनेंशियल ईयर के एंड तक क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो ऐसे केस में आपको समझना पड़ेगा कि जो लेजर्स हैं, ओके, उनको हमें कैसे चेक करना। और देखिए, अब पहली चीज़ ये कि आपको लेजर को कभी भी डिस्प्ले
अकाउंट बुक और लेजर में जाके क्या करना है, जाके चेक करना है, ठीक है। और चेक जब करोगे तो आप पूरे फाइनेंशियल ईयर के ट्रांजैक्शन आपको वहां पर नजर आएंगे और उस लेजर के साथ जो लेन देन हुए हैं उसके अनुसार नजर आएंगे। पहला काम आपको क्या करना है, उस लेजर का ओपनिंग बैलेंस चेक करना है और ये इंश्योर करना है कि ये जो ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है लेजर पिछले साल की आपकी, देखिए ऑब्वियस ये बात है, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर ये खत्म होने जा रहा है 24-25, तो आप समझिए जो 24-25 में मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ। अभी मैं 24-25 के हिसाब से मेरा दृष्टिकोण होने वाला, राइट। तो 24-25 में मैं अगर किसी लेजर को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर SBI बैंक में मेरा अकाउंट है, मैंने SBI बैंक को ओपन किया और मेरे को इस SBI बैंक का जब मैंने लेजर ओपन किया तो मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस नजर आ रहा है। मान लो ओपनिंग बैलेंस 3 लाख रुपए नजर आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को ये जरूर चेक करना है कि 23-24 की जो मेरी बुक्स है उसमें इसका अगर अभी 24-25 का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख है तो 23-24 में वही बैलेंस क्या होगा, क्लोजिंग होगा। तो आपको 23-24 में ये जरूर इंश्योर कर लें कि वो लेजर का बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस था पिछले साल प्रीवियस ईयर में, ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा, राइट, और ये करंट ईयर हो जाएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर में जो लेजर का बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस, वो करंट ईयर में आपने वो सेम टू सेम ओपनिंग उठाना है, याद रखिएगा। क्योंकि ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो पिछले साल की बैलेंस शीट होगी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, पिछले साल की कौन सी क्लोजिंग बैलेंस शीट, वो करंट ईयर की क्या होगी, वो करंट ईयर की ओपनिंग होगी। क्योंकि बैलेंस शीट के सारे जो आइटम हैं, बैलेंस शीट के सारे जो लेजर है, चाहे वो लाइबिलिटी वाले लेजर हो चाहे एसेट वाले लेजर हो, इनके क्लोजिंग बैलेंसेस ही अगले साल के लिए क्या होंगे, आपके ओपनिंग बैलेंस होंगे। तो कभी भी ध्यान देना, बैलेंस शीट में जितने भी लेजर जाते हैं वो सब कैपिटल नेचर के होते हैं, तो उनके बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो जो किसी ईयर के लिए क्लोजिंग होगा वो उसके अगले ईयर के लिए ओपनिंग होगा। तो ये जरूर चेक कर ले कि लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस को ही हमने इस साल क्या लिया था, ओपनिंग बैलेंस लिया था। और स्पेशली कौन से आइटम, ओनली बैलेंस शीट वाले आइटम लीजिएगा, याद रखिएगा। एसेट और लाइबिलिटी के क्लोजिंग और ओपनिंग को चेक करिएगा, क्योंकि जो ट्रेडिंग और पीएनएल के जो लेजर होते हैं, चाहे वो सैलरी हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो, डिस्काउंट हो, इनके कभी कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होते हैं, इसलिए इनके कोई ओपनिंग बैलेंस भी नहीं होते हैं। ये हर साल ओपन होते हैं, हर साल ये लेजर क्लोज हो जाते हैं। तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग किनके चेक करना है, बैलेंस शीट के आइटम चेक करने। जैसे अभी देखिए टैली में अगर मान लो मैं किसी कंपनी में हूं, मान लो मैं इस कंपनी में हूं, राइट, तो इस कंपनी में अगर आप अपना बैलेंस शीट उठाओगे तो ये बैलेंस शीट के जो जितने भी लेजर इसमें नजर आ रहे हैं, इनके ओपनिंग क्लोजिंग को जरूर चेक कर लीजिए। इनके ओपनिंग क्लोजिंग को आप चेक कर लीजिए कि इनके अगर कोई ओपनिंग है तो वो पिछले साल के क्लोजिंग होंगे, इसको आप जरूर चेक कर लीजिए। पहली चीज, आप पीएनएल के जो लेजर हैं उनमें आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। पीएनएल में या ट्रेडिंग में जो लेजर आ रहे हैं उनमें ओपनिंग क्लोजिंग चेक करने की आपको कतई जरूरत नहीं, क्योंकि पीएनएल और ट्रेडिंग में आने वाले लेजर का कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, ऑलराइट। तो ये जरूर चेक कर लें। एक चीज और जरूर चेक करें आप लेजर के ग्रुप्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप कोई लेजर बनाते हैं तो फिर आप गलती से उसका गलत ग्रुप डाल देते हो। जैसे मान लो मैंने वेजेस का लेजर बनाया और मेरे से गलती से उसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस डल गया, तो इस केस में क्या होगा कि हमसे एक टेक्निकल छोटा सा फॉल्ट हुआ है, प्रिंसिपल एरर कह सकते हैं इसको। तो वो जो चीज़ आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में जानी थी वो कहाँ चली गई, पीएनएल में चली गई, तो वो आपकी सारी रिपोर्ट को गलत कर देगी। आपने कई बार क्या होता है, आपने कोई जैसे एसेट खरीदी, मान लो मैंने कोई फर्नीचर खरीदा और मैंने गलती से उसको रिपेयर में डाल दिया, तो देखिए जो कैपिटल नेचर का आपने एक्सपेंडिचर किया था आपने रिपेयर में डाल के उसको रेवेन्यू बना लिया, तो वो आपके पीएनएल में जाके आपके प्रॉफिट को कम कर देगा। तो आपको लेजर के ग्रुप जरूर चेक करने आने चाहिए। ग्रुप कैसे चेक करते हैं, वैसे जब आप अपनी स्क्रूटनी करोगे अपनी बुक्स की स्क्रूटनी में, जैसे देखिए अब स्क्रूटनी कैसे की जाती है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मेरी ये कंपनी है, मान लो अब मुझे पहले पीएनएल किस से शुरुआत करनी है स्क्रूटनी की। तो जब मैं पीएनएल से आया तो सबसे पहले जैसे मेरे पास देखिए, मेरे पास जो भी स्टॉक है उसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिख रहा है। मैंने पूरा स्टॉक खरीदा, परचेजेस, तो मैंने मेरी जिस भी महीने में जितनी परचेज है, तो मेरे पास परचेज के बिल होंगे। मई महीने में जैसे मैंने एक परचेज किया है तो मेरे को वो बिल से रिकनसाइल करना है कि हाँ एग्जैक्टली ये मैंने 32,696 रुपये की परचेज की है भगवती लाल से। तो मेरे पास मैन्युअली उन पार्टियों से बिल मुझे मिले होंगे, तो मैं बिल से भी रिकनसाइल कर सकता हूँ, GSTR 2A और 2B से भी रिकनसाइल कर सकता हूँ। तो इसको मुझे जरूर चेक करना चाहिए।
फिर मई के बाद मैंने जैसे सितंबर में 2 परचेज की, तो मुझे ये सारे के सारे जो परचेजेस हैं उसको रिकनसाइल करना है, जिससे मुझे मेरी परचेज मैच हो जाए कि भाई मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स या वो सारे इन्वॉइसेस अवेलेबल है जो परचेज मुझे यहाँ दिख रही है। जैसे 13,71,000 रुपये की परचेज है, तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए और ये आपकी GSTR 2B में और 2M में भी ये एंट्रीज नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको रिकनसाइल कर लें। साथ ही साथ में जैसे कोई भी लेजर का आपको लग रहा है कि यार मैंने इसका ग्रुप गलत डाल दिया, जैसे मान लो आपको लगता है कि यार आपने ये वेटमेंट चार्जेस का ग्रुप गलत डाल दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो आप उस लेजर पे जाइए, वहीं से कंट्रोल एंटर प्रेस करिए और उसका ग्रुप सुधार दीजिए, आप उसका ग्रुप सही कर दीजिए। जैसे मान लो ये डायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिया और सेव कर दिया, तो वो जो गलत दिख रहा था आपको, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिख रहा था, वो किधर चला जाएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। तो इस तरह से आप ग्रुप को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए बहुत सारी इनडायरेक्ट इनकम मैंने लिखी हुई है, तो इनका अगर मुझे लगता है कि मैंने किसी का ग्रुप गलत डाल रखा है, जब आप एक एक चीज़ को बारीकी से स्क्रूटनी करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये बैलेंस शीट है, अब बैलेंस शीट में ये सारे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आ रहे हैं, सन्डी क्रेडिटर आ रहे हैं, क्रेडिटर में ये सारे क्रेडिटर के बैलेंसेज जैसे क्रेडिट बैलेंसेज आ रहे हैं। कहीं हो सकता है, कई बार क्या होता है, कोई डेटर को गलती से हमने क्रेडिटर डाल दिया तो उसका डेबिट बैलेंस दिखने लग जाएगा। तो अगर किसी पार्टी का डेबिट बैलेंस दिख रहा है और वो क्रेडिटर की लिस्ट में, तो आपको उसका ग्रुप जरूर चेक कर लेना चाहिए और उसके साथ किए ट्रांजैक्शन को भी चेक कर लीजिए कि आपने उससे परचेज की या सेल की। अगर परचेज की तो उसका डेबिट बैलेंस कैसे आ रहा है, सेल की तो डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब वो डेटर था और आपने गलती से क्रेडिटर डाल दिया। तो आपको सिर्फ क्या करना है, फिर आपको उसका कंट्रोल एंटर करके ग्रुप बदलना होगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आप जरूर इंश्योर कर लें कि आपने जितने भी लेजर बनाए हैं उनके सही ग्रुप डाले हैं या नहीं डाले हैं। अगर नहीं डाले हैं तो कंट्रोल एंटर करके, आप टैली के लिहाज से बता रहा हूँ, दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में आप लेजर को कैसे अल्टर करेंगे। जैसे अगर मैं मान लो बीजी की बात करूँ, तो मुझे अगर बीजी में लेजर को अल्टर करना है तो F3 शॉर्टकट की होती है ना। तो हर लेजर में, मतलब हर सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई शॉर्टकट की होगी या कोई ना कोई तरीका होगा मॉडिफाई करने का, तो आप अपने लेजर्स को मॉडिफाई कर लीजिए। तो ये जरूर आप इंश्योर कर लें कि आपने लेजर के करेक्ट हेड डाल रखे हैं। ऑलराइट, अब हम एक एक करके एक एक हेड वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी चेंज करता हूँ, मैं यहाँ कशिश गारमेंट ले लेता हूँ और कशिश गारमेंट का फाइनेंशियल ईयर एक बार मैं ज़रूर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने 2 कंपनियाँ ओपन कर रखी, दोनों के फाइनेंशियल ईयर थोड़े से आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कशिश गारमेंट में F2 करके मैं 1 अप्रैल 24 ले लेता हूँ, सॉरी 1 अप्रैल 24 से 31/3/25 ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंस के लेजर कहाँ P&L में नज़र आते हैं। अब देखिए ये सारे आप देख सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब नज़र आ रहे हैं। इसमें एक माइनस में नज़र आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस में कैसे नज़र आ सकती है साहब, तो आप जब एंटर मारोगे तो यहाँ क्रेडिट नज़र आ रहा है और एंटर मारोगे तो आपने यहाँ पर उस जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम था उसको प्रीपेड इंश्योरेंस में डाल दिया। अब देखिए ये आपने पूरा का पूरा अमाउंट प्रीपेड में डाल दिया, तो पूरा का पूरा अमाउंट प्रीपेड में डाल दिया तो आपको डायरेक्टली प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री पास करनी थी। आपने एक लेजर को ओपन किया, उससे एंट्री पास नहीं किए बगैर उसको क्रेडिट कर दिया, तो टेक्निकली ये रॉन्ग एंट्री। ये एंट्री होती है साल के एंड में, समझ रहे हो, ये एंट्री कब होती है, साल के एंड में। जैसे मैं बताता हूँ ये क्यों कब होती है, प्रीपेड में क्यों ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जैसे मान लो मैंने कोई बीमा कराया, सपोज इंश्योरेंस कराया, 2 साल का इंश्योरेंस एक साथ ले लिया, ठीक है, और मैंने 50,000 रुपये उसकी प्रीमियम चुकाई और वो मैंने 1 अप्रैल 2024 को ही ले लिया। तो एक बार मान लो मैंने बुक्स में एंट्री कर ली, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, और 50,000 रुपये मैंने इसमें डाल दिए, तो मैंने 2 ही साल का अमाउंट एक साथ खर्चे में डाल दिया। इसका ग्रुप मैंने जैसे ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आप समझिए कि साल खत्म होगा आपका, ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च आएगा। अब आप जब आप अपने सारे एक्सपेंसेस को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि यार ये 50,000 रुपये तो 2 साल के लिए है और आपने इसको पूरे को खर्चे में डाल दिया। तो इसमें से आधा तो अगले फाइनेंशियल ईयर का है, तो आधे को आपको किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रीपेड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उस केस में आप प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम लोगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 50,000 से दिख रहा था वो अब 25,000 से दिखेगा, क्योंकि 25,000 तो उसमें से क्या है, प्रीपेड वैल्यू है। तो ये एंट्री आपको तब करनी पड़ती है जब फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है, इसे कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री
और एडवांस में कोई खर्चा प्रीपेड में आप चुका लेते हो तो आप ये एंट्री पास करते हो। अब हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है बुक्स में, यहाँ पर कि आपने बुक्स में डायरेक्ट एक ही एंट्री पास कर रखी है, इसीलिए ये बैलेंस इसका क्रेडिट आ रहा है। तो पहले आपको जितना प्रीमियम आपने चुकाया उसकी एंट्री पास करनी ज़रूरी। तो ये एक गलती यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है। जब आप चेक करोगे तो पता चलेगा कि हाँ 50,000 की एंट्री आप करना भूल गए हो, तो फिर आपको यहाँ पर एक एंट्री पास कर लेनी है कि आपने माना कि 1 अप्रैल को पेमेंट किया था इंश्योरेंस का 50,000 का 2 साल के लिए, और आपने इसका पेमेंट अपने SBI बैंक से मान लो किया था, ठीक है। और एक चीज़ इसका चेक, आप हमेशा चेक नंबर भी जरूर डालें जिस भी चेक नंबर से किया था, और आप यहाँ पर लिख दीजिए प्रीमियम पेड फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसे में आपको हमेशा नरेशन डालने की आदत डालिए ताकि आपको पता चले कि आपने ये प्रीमियम 2 साल के लिए चुकाई है। अब देखिए जैसे ही आप ये एंट्री भूल गए थे वापस की, तो अब आप अपने P&L में जाके देखेंगे तो आपको ये जो माइनस में नज़र आ रहा था एक्सपेंसेस इंश्योरेंस प्रीमियम का, वो अब आपको प्लस में नज़र आएगा। तो ये इस तरह से आपको अपनी गलतियों को ढूंढना पड़ेगा और उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस के लेजर में क्या क्या करना पड़ेगा, चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक्सपेंस लेजर में आपको हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप हमेशा अपना टैली में जब आप एक्सपेंसेस देख रहे हैं, कोई भी एक्सपेंस देख रहे हो, ठीक है, तो F5 कॉलमनार एक्सपेंसेस देखिए, मतलब कॉलम वाइज देखिए, ताकि एक्सपेंस का अमाउंट अलग आए और उस पर चुकाए गए टैक्स का अमाउंट आपको अलग से दिखे। तो आपको उससे पता पड़ जाएगा कि एक्सपेंस कितना और टैक्स का अमाउंट कितना है। तो देखिए ये कभी भी कोई भी रिपोर्ट आप कॉलम वाइज भी देख सकते हो, जैसे DAL खर्चा, अभी जैसे मैं इंश्योरेंस प्रीमियम का देख रहा था, ये इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ से मैं कॉलमनार करूँगा, ठीक है, और यहाँ से मेरे को कौन सा कॉलम लेना है, जो भी कॉलम लेना है वो मैं यहाँ से, मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं वो यहाँ से ले लूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं जैसे ही कंट्रोल ए करूंगा ये कॉलम वाइज बढ़ जाएगा। तो कॉलम वाइज में आपको पता पड़ जाएगा कितना प्रीपेड इंश्योरेंस है, कितना इंश्योरेंस है। तो कोई भी लेजर जब आप चेक करोगे स्पेशली एक्सपेंसेस के, तो कॉलम वाइज आपको लेना है। साइड में देखिए दे रखी है शॉर्टकट की F8, ताकि आपको पता चल जाए कि खर्चे का अमाउंट कितना। और जैसे जनरली आपने देखा होगा कि 75 से 80% एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस में होते हैं वो GST उन पर एप्लीकेबल होता है, और वो एक्सपेंसेस पर सामने वाले सप्लायर या वेंडर हमसे GST लेते हैं। तो ऐसे केस में GST का अमाउंट आपको अलग दिख जाएगा, एक्सपेंस का अमाउंट अलग दिख जाएगा अगर आप कॉलमनार एक्सपेंसेस देखोगे तो, ठीक है। ये जरूर चेक कर लें कि जो खर्चा आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया है उस पर कहीं कोई TDS का सेक्शन तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। याद रखिएगा, अगर हो रहा है, जैसे कई सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट कर रहे हो गया, डिविडेंड हो गया, अगर आप कंपनी है डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे नेचर ऑफ पेमेंट होते हैं जहां पर TDS की एप्लीकेबिलिटी होती है। तो अगर मेरे बुक्स में ऐसे खर्चे दिख रहे हैं, जो कि आप P&L में जाके देखो, ज़्यादा बेटर यही रहेगा, एक्सपेंसेस को एनालिसिस P&L में जाके करो एक एक करके। तो अगर जैसे देखिए अब किन किन पे आपका ये एप्लीकेबल हो रहा है, अगर आप ऑडिटेड एसएससी है, मान लो आप कंपनी है, ठीक है, और ऑडिट में आते हैं, या आपका टर्नओवर अच्छा खासा आप ऑडिट में आते हैं, तो ऑडिट फीस आप प्रोफेशनल फीस है तो उस पर भी सेक्शन 194J एप्लीकेबल होता है। बेड डेप्थ चलो अलग चीज़ हो गई, बैंक चार्जेस अलग हो गया, डेप्रिसिएशन अलग हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम अलग हो गया, इंटरेस्ट अलग हो गया, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ इस पे नहीं होगा, मोबाइल रिचार्ज पे नहीं होगा, रेंट पे होगा। अब देखिए मैंने अभी इन सब पर बात करूं तो ऑडिट फीस पे होगा, TDS की एप्लीकेबिलिटी रेंट पे होगी, सैलरी पर होगी, ठीक है। तो ये 3 ऐसे एक्सपेंसेस दिख रहे हैं जिसपे मुझे TDS की एप्लीकेबिलिटी होती हुई दिख रही है। तो ये जरूर चेक करें कि आपकी बुक्स में आपने जो खर्चे बता रखे हैं, क्या वो खर्चे TDS की थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा आपने पे किए हुए हैं। अगर किए हुए हैं तो TDS डिडक्ट किया या नहीं किया, ये जरूर आप एक बार इंश्योर कर लीजिए। तो अगर TDS एप्लीकेबल हो रहा है तो आपने काटा था, अगर काटा था तो आपने उसको डिपॉजिट कराया, नहीं कराया, आपने सामने रिटर्न उसके कंप्लायंसेस किए, स्टेटमेंट फाइल किए, आपने TDS सर्टिफिकेट दिया नहीं दिया, इसको जरूर आप लोग इंश्योर कर लीजिए। अगर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वेट है ना, तो मैं अभी वेट की जगह GST लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर आप GST में रजिस्टर्ड हैं, राइट, तो आप ये जरूर चेक कर लीजिए आपने कितना ITC अवेल किया, कितना आपने GST टाइम टू टाइम चुकाया नहीं चुकाया। कैसे रिकंसाइल करोगे बुक्स को वो भी मैं बता देता हूँ। आप यहाँ से क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आपको अपना पूरा जो GST है वो नज़र आ जाता है। जैसे अभी इस कंपनी में नज़र नहीं आ रहा तो मैं कंपनी बदल देता हूँ, ठीक है, और
अल्टर F2 करके ये जो नई ये कंपनी जो मैंने बदली उसका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पिक कर रहा हूँ मैं। जैसे ये कंपनी का काम इसमें हो रखा है, तो आप इसमें जाएंगे और इसमें आप देखेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, राइट। तो आप देखिए CGST, HGST, IGST, अभी पिक्चर ये बन रही है, ठीक है। मान लो 1 फरवरी तक की, या आपकी जो भी लास्ट आप 31 मार्च तक की आपको सपोज ये पिक्चर नज़र आ रही है। अब इसमें किसी भी लेजर में जाओगे तो ये देखिए लेजर के मूवमेंट नज़र आ रहे हैं। तो आप क्या करें, हमेशा जो GST पोर्टल है उससे अपने सारे के सारे GST रिटर्न्स, सारे GST के जो लेजर्स हैं उनको PDF डाउनलोड कर लीजिए या एक्सेल में उनको डाउनलोड कर लीजिए और उसको रिकंसाइल करिए यहाँ से। जैसे मई महीने में आप देखिए, मई महीने में आपकी इतनी इनपुट बनी थी, तो क्या आपने ये इनपुट GST पोर्टल पर क्लेम की GSTR 3B में, जब जून में भरा होगा आपने मई का, इसको आप जरूर चेक कर लीजिए। जून में कुछ था नहीं, फिर जुलाई में बनी, फिर आप अगस्त सितंबर में बनी, फिर अक्टूबर में बनी, फिर नवंबर में देखिए इनपुट भी बनी और आउटपुट भी बनी इसकी, आउटपुट यानी क्रेडिट। तो ये भी आप जरूर चेक कर लें। तो इस तरह से आप इन सारे लेजर को अपने पोर्टल के साथ क्या करें, रिकंसाइल करें। ये डेटा आपको सारा GSTR 3B से भी मिल जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। इनपुट और आउटपुट का जो एडजस्टमेंट्स होता है, और हम अपनी इनपुट भी 3B में जाके ही क्लेम करते हैं और हमारी आउटपुट भी हम 3B में ही दिखाते हैं। तो GSTR 3B भी अगर आप 12 महीने के डाउनलोड करके अपने सामने बैठोगे और फिर उसको यहाँ पर रिकंसाइल करोगे डेटा को अपनी बुक्स के साथ, तो आप अपने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जो हैं, स्पेशली GST की पूरी जो एंट्रियाँ हैं उसको रिकंसाइल कर पाओगे कि हाँ एग्जैक्टली जो बुक्स में चल रहा है वही आपने GST पोर्टल पे किया। ऑलराइट। और ये पुरानी चीज़ें अभी जैसे बता रखा है, जैसे वेट, अब आज भी जैसे कुछ इंडस्ट्री में वेट एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। लीकर इंडस्ट्री हो गई, पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गई, तो उसमें आप जरूर ध्यान दें। एक्साइज और सर्विस टैक्स अभी मैं इसको क्रॉस मार देता हूँ, क्योंकि GST की आपको कंप्लाइंस करनी होती है आज की तारीख में। ऑलराइट। एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरूर चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए, ठीक है। तो अगर पिछले साल कोई एबनॉर्मल इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, जैसे कई बार क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम, याद रखिएगा, एकदम से या तो बढ़ गई है या एकदम से गिर गई है। जैसे आप अभी करंट P&L ये ओपन करके बैठे हुए हैं, सपोज ये P&L मैंने ओपन करके बैठा हूँ, मान लो मेरा करंट ईयर का, ठीक है, मैंने ये P&L ओपन करके बैठा हुआ हूँ। अब आप समझिए कि करंट ईयर में मुझे जो जो भी दिख रहा है, मेरे एक्सपेंसेस, इनकम वगैरह जो जो भी दिख रही है, मैं प्रीवियस ईयर की भी अगर P&L खोल के बैठूंगा तो एक एक को क्रॉस चेक कर सकता हूं या मैच कर सकता हूं। कैसे? जैसे देखिए मैं आपको ये बताता हूं, जिसमें ज़्यादा डेटा है उस कंपनी को मैं ओपन करता हूं। जैसे आपको कभी भी देखिए, ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो बिजनेस है उसमें ट्रेंड चलता है। ट्रेंड का मतलब खर्चे हर साल थोड़े थोड़े इंक्रीज होते जाते हैं, राइट। इनकम भी हमारी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो अगर मैंने प्रीवियस ईयर में मान लो मेरी जितनी भी सेल थी, तो करंट ईयर में सेल कितनी है, अब हल्की सी ऊपर नीचे हैं, अगर देखिए आसपास में फिगर हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एकदम से कोई खर्चा जंप कर गया, सपोज आपने डेप्रिसिएशन 18,000 रुपये पिछले साल क्लेम किया था, अब एकदम से आपका डेप्रिसिएशन 18 से डायरेक्ट ही 2 लाख हो गया, तो भैया फिर एक 2 लाख कैसे हो गया? इसका मतलब इतनी एसेट आपने करंट ईयर में खरीदी होगी, उसका जरूर आप जो डेविएशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है अगर कोई एक्सपेंसेस या कोई इनकम, तो आप उसका रीज़न जरूर चेक कर लें कि किस वजह से हो रहा है। जेन्युइन रीज़न है दैट्स ओके, अगर जेन्युइन रीज़न नहीं है तो आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ऑलराइट। तो आप पिछले साल के जो फिगर्स हैं उसको जरूर कंपेयर करें करंट ईयर के साथ। जैसे मैं भी करता हूँ, मेरी ये आदत है कि अगर मैंने पिछले साल जो भी मेरा ट्रेडिंग P&L बना होगा, करंट ईयर का जब मैं अभी फाइनल करूँगा अपना ट्रेडिंग और P&L, तो मैं पिछले साल को जरूर एक एक लेजर को आपस में मैच करता चलता हूँ कि अच्छा मेरा पिछले साल एडवर्टीजमेंट पे इतना हुआ, इस साल इतना हुआ, मेरा पिछले साल रेंट इतना गया, इस साल इतना गया, मेरा पिछले साल सैलरी इतना गया, इस साल इतना गया। तो आप उसको चेक करते जाओगे तो वो आपको काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री नज़र आएगा। जहाँ हल्का सा भी ऑबनॉर्मल चेंजेस नज़र आएगा, आपको पता पड़ जाएगा कि ये इतना इतना कैसे, अब वो इतना कैसे, वो आपको ढूंढना है अपनी बुक्स में, याद रखिएगा। जेन्युइन है दैट्स ओके, जेन्युइन नहीं है तो उसको रेक्टिफाई करिए। ऑलराइट। आप एक्सपेंसेस के अमाउंट को भी मैच करते चलिए, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं एबनॉर्मली इंक्रीज और डिक्रीज तो नहीं हो रहे हैं एक्सपेंसेस के अमाउंट, ठीक है, ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और उसके अलावा आप ज़्यादातर जो एक्सपेंसेस हैं, देखिए आप हमेशा कैश पेमेंट को भी मद्देनज़र रखिए।
और कैश रिसिप्ट को भी मद्देनजर रखिए। तो देखिए ये आपको कैश बुक से चेक करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए एक पेमेंट और रिसिप्ट का मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ कि एक रूल होता है कि आपको ये ध्यान रखना है कैश में कोई भी पेमेंट आप 10,000 से ऊपर का सिंगल पेमेंट ना करें, ठीक है। तो ये इससे इससे बिलो ही रखना है आपको। और दूसरा रिसिप्ट, तो किसी भी रिसिप्ट को आपको याद रखिएगा 2 लाख से नीचे ही रखनी है रिसिप्ट। 2 लाख से ऊपर का सिंगल पेमेंट, सिंगल बिल के अगेंस्ट में आपको रिसिप्ट नीचे रखनी है। तो ये कैश लेन देन की लिमिट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस केस में आप क्या करिए, इस केस में आप अपनी कैश बुक ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो या कैश का लेजर ओपन कर लीजिए, जैसे DAL प्रेस कर दिया, कैश अकाउंट ओपन कर लिया, एंटर मारा, तो ये मेरा कैश अकाउंट आ जाएगा। मंथली वाइज आप इसको चेक करिए, मंथली पे क्लिक करेंगे तो मंथ टू मंथ आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैं मंथ में चला गया तो आप देखिए इस महीने में ये डेबिट ये मेरे पास पैसा आया और ये क्रेडिट ये मेरे पास पैसा गया। अब जो एंट्री 10,000 या उससे ऊपर की है आप उसको चेक कर लीजिए। हालांकि ये नियम जो है वो ऑडिटेड एसएससी पर मैंडेटरी है, जो मैंने अभी आपको नियम बताया। 10,000 से ऊपर का पेमेंट कैश में नहीं करना, 2 लाख से ऊपर का सिंगल बिल के अगेंस्ट में कैश में पैसा नहीं लेना। तो फिर भी आप एक अच्छे अकाउंट्स मैनेज करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको इनको ध्यान में रखना है कि कोई बड़ी वैल्यू का कैश पेमेंट नहीं दिखना चाहिए। जैसे यहाँ फर्नीचर आपने कैश में दिखा रखा बड़ी वैल्यू का, तो ये जरूर आपको ध्यान में रखना है कि ये आपको 10,000 से ऊपर की एंट्रियाँ पेमेंट में नहीं दिखानी, 2 लाख से ऊपर की कोई भी सिंगल एंट्री आपको रिसिप्ट में नहीं दिखानी, स्पेशली इनकम, जो इनकम की एंट्री याद रखिएगा। ऑलराइट, तो ये आपको अपना कैश लेजर से जाके जरूर चेक करना, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कैश लेन देन की जो लिमिट है उसको तो कहीं आप क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इनकम के लेजर में अगर हम बात करें तो सेम टू सेम इनकम के लेजर को भी आप कॉलम वाइज चेक कर लीजिए और अमाउंट को और टैक्स को सेपरेट करके चेक करिए, ठीक है। और जीएसटी की कंप्लायंसेस को ध्यान में रखिए कि अगर आपकी इनकम पर जीएसटी एप्लीकेबल है तो आपने अपने लेजर पर जीएसटी एप्लीकेबल कर रखा है और करेक्ट रेट डाल रखी है, और आप अपनी सारी इनकम के साथ जीएसटी वसूल रहे हैं या नहीं वसूल रहे हैं। अपना सेल्स देखिए, अब आप अगर इस इनकम का मतलब है कि जैसे आपकी सेल, आप जो भी प्रोडक्ट में डील करते हैं तो आप अपना सेल का लेजर ओपन कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी सेल है, इसको भी आप मंथली वाइज इसको चेंज कर दीजिए, सारे महीने की आ जाएगी। और सेल में चले जाएं और यहाँ से आप कॉलम वाइज इसको पिक कर लें तो आपको ये इस तरह से नज़र आ जाएगी कि आपकी ये सेल की वैल्यू कितनी कितनी है, ठीक है। तो ये सेल की वैल्यू यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। ऑलराइट, और एक चीज़ और आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि आपने ये भी इंश्योर कर लेना है कि हर सेल बिल के साथ आपने जीएसटी कलेक्ट किया या नहीं किया। ये आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे देखिए मैं आपको वापस से सेल का एंट्री बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट, सेल का एंट्री मैं आपको बताता हूँ कि सेल आपको GSTR 1 से भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ GSTR 1 DOG और ये 1 और ये एंटर करिए, ठीक है। और आप मान लो यहाँ पर GSTR 1 चढ़ाइए, मान लो मैंने यहाँ पर GSTR 1 देख रहा हूँ मैं, सॉरी 1 अप्रैल से यहाँ पर 2 अप्रैल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे 1 है, जितनी भी एंट्री की होगी इस तरह से नज़र आ जाएगी आपको। उनमें जाओगे तो आपको उसमें नज़र आ जाएगा कि वो कौन सी पार्टी थी, उसका जीएसटी नंबर क्या था, सारी एंट्रियाँ यहाँ पर नज़र आ जाएगी। उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना था, जीएसटी कौन सा वाला उस पर लगाया नहीं लगाया, ये सब कुछ आपको यहाँ पर अपने GSTR 1 से और 3B से भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। और सेल रजिस्टर से भी नज़र आ जाता है। सेल रजिस्टर आप डिस्प्ले में जाएँ और अकाउंट बुक में चले जाएँ और सेल रजिस्टर में जाके भी आप सारी सेल्स की एंट्रियाँ देख सकते हैं, मंथ वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मंथ वाइज आप यहाँ सेल सारी देख सकते हैं, कौन से महीने में कौन सी की है। सारी एंट्रियों में जाके चेक कर लीजिए आपने प्रॉपर टैक्स वगैरह उस पर एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप रजिस्टर्ड है तो आपको तो टैक्स लेना है, चाहे आप B2B में सेल करें या B2C में सेल करें। ऑलराइट, तो ये जरूर आप अपना इनकम का लेजर, उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी, जीएसटी की रेट, उसका जो HSN या SSC कोड है, अगर गुड्स के व्यापारी हो तो HSN कोड ध्यान रखिए, सर्विस के व्यापारी तो SSC कोड ध्यान रखिए। इसमें भी जीएसटी की कंप्लायंस के नियम है। टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा तो 6 डिजिट आपको डालने हैं,
टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो 4 डिजिट मैंडेटरी है, तो ये ध्यान रखें आप, ठीक है। आपने सेल के अगेंस्ट में ई वे बिल के कंप्लाइंसेज, ई वे बिल बनाए नहीं बनाए। कई बार आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है सप्लाई की, आपने ई वे बिल बनाए नहीं बनाए, इसको इंश्योर कर लीजिए। कहीं आप 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर में तो ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी हो रही, तो B2B सप्लाई में आपने ई इनवॉइस टाइमली बनाया नहीं बनाए, इसको भी ज़रूर आपको चेक करना होता है। आप अपने उसके अलावा आप जो भी पिछले साल के P&L के साथ जब आप उसको डेटा को मैच करेंगे करंट ईयर के डेटा को, तो अगर कोई एबनॉर्मल इंक्रीज या डिक्रीज नज़र आ रहा है तो आप उसका रीज़न फाइंड आउट करें, उसको रेक्टिफाई करिए। तो ये सेम चीज़ें आपको इनकम के लेजर में भी करनी पड़ती है। इनकम के जो ग्रुप्स हैं उसको भी ज़रूर चेक कर लें कि आपने जो इनकम के लेजर बना रखे हैं उसके ग्रुप सही डालें या नहीं डालें, ठीक है। अब बात आती है डेटर की और क्रेडिटर की। देखिए अक्रूवल सिस्टम में ये दोनों पार्टियां बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। डेटर वो लोग होते हैं जिनको हम सेल करते हैं, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे हम क्रेडिट पे कोई चीज़ें परचेज करते हैं। तो देखिए अगर आप खुद उधार में बेचोगे, उधार में खरीदोगे, तो फिर काफ़ी ज़्यादा कंप्लायंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जरूर चेक कर लीजिए डेटर्स में जाके कि सारे डेटर्स के बैलेंस डेबिट बैलेंस होने चाहिए। अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि डेटर्स मतलब डेबिट बैलेंस होने चाहिए, तभी तो वो डेटर है। तो डेटर की लिस्ट में जाके चेक करिए कि उनके बैलेंस डेबिट बैलेंस है या नहीं है। तो आप बैलेंस शीट में चले जाइए, आपके बैलेंस शीट में डेटर अगर दिख रहे हैं तो आप डेटर में जाइए और चेक कर लीजिए कि सबके बैलेंस डेबिट बैलेंस होने चाहिए। अगर कोई उल्टा दिख रहा है तो हो सकता है वो क्रेडिटर हो, आपने गलती से उसका ग्रुप गलत डाल दिया हो, तो ये आप जरूर चेक कर लीजिए। और अगर क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपने उससे कोई एडवांस ले लिया लेकिन अभी तक आपने उसको सप्लाई नहीं की है। कई बार क्या होता है कोई डेटर हमें एडवांस दे देता है तो हम उसकी एंट्री क्या पास कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। तो उस केस में उसका बैलेंस क्रेडिट हो गया, अब आपने उसको कोई सप्लाई नहीं की है, तो हो सकता है कि उसका बैलेंस उस वजह से क्रेडिट नजर आ रहा हो। अब उस केस में आप एडवांस रिसीव किया हुआ है तो आपने वो एंट्री बुक्स में चढ़ा रखी है, ये भी इंश्योर कर लीजिए। अगर आप सर्विस के अगेंस्ट में एडवांस रिसीव कर रहे हो तो आप ये भी चेक कर लीजिए कि आपने उसके ऊपर जीएसटी चुकाया या नहीं चुकाया, क्योंकि सर्विसेज के अगेंस्ट में जो भी एडवांस रिसीव करते हो उस पर जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है। अगर उस सेम मंथ में आप बिल नहीं बना रहे हो उस पार्टी को, तो ऐसे केस में आप जीएसटी कंप्लायंस को भी ध्यान में रखें कि डेटर से अगर एडवांस मिला और आपने उसको टाइमली चुकाया या नहीं चुकाया, सर्विस के केस में, नॉट इन द केस ऑफ गुड्स, याद रखिएगा। अगर आपने कोई इनकम बुक नहीं की है तो आप उस इनकम को बुक कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम कोई इनकम अपन ने नहीं रिकॉर्ड की, या कई बार ये होता है कि बैंक स्टेटमेंट से हमें पता चला कि बैंक में हमारी कोई इनकम डायरेक्टली आ गई और हमें स्टेटमेंट लाने पे पता पड़ा, तो वो एंट्री हमें पास करने की ज़रूरत होती है, याद रखिएगा। तो उस केस में भी हम एंट्री पास कर लें। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने अपने कोई आसपास रिलेटिव को कोई सब चीज़ें ऐसे ही दे दी और हमने वो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की, हमने बिल ही नहीं बनाया, तो हम जरूर ये इंश्योर कर लें कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन की एंट्री पास कर लें, उस पार्टी को डेबिट करते हुए इनकम को बुक कर लें। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑलराइट, कोई एडवांस आपने अगर दिया है तो आप याद रखिएगा कि जैसे मान लो आपने कोई एडवांस दिया है, ठीक है, सॉरी, आपको कोई एडवांस रिसीव हुआ है सपोज, तो आपने ये भी देख लो कि आपने उस पार्टी का अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है या आपने एडवांस का कोई अकाउंट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर का अकाउंट आपने बना रखा है। अगर आपने एडवांस फ्रॉम कस्टमर का अकाउंट बना रखा है तो फिर उसका ग्रुप आप करंट लाइबिलिटी डाल दीजिए। ज़्यादा बढ़िया यही रहेगा कि अगर कोई कस्टमर ने आपको एडवांस दिया है तो आपको उसको कस्टमर की लिस्ट में शामिल करने के बजाय लाइबिलिटी लिस्ट में शामिल कर दो, क्योंकि जब तक आप सप्लाई नहीं कर रहे हो तब तक तो वो पैसा आपने एक तरह से एडवांस में लिया हुआ तो आपकी लाइबिलिटी है। ऑलराइट, और डेटर का हमेशा एज वाइज एनालिसिस भी जरूर करें उसकी आउटस्टैंडिंग का, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से डेटर्स का लंबे समय से पैसे बाकी हैं, और फिर आपको उसकी रिकवरी फास्ट करनी पड़ेगी, इमीडिएट करनी पड़ेगी। तो आपको एज वाइज एनालिसिस करने से पता पड़ जाएगा। ये भी पता पड़ जाएगा कि जो पार्टियां आपको पिछले 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया नहीं पैसा दे रही, तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट को उसको रिपोर्ट करने की जरूरत है ताकि उनको मिली हुई इनपुट रिवर्स हो जाए। तो इसको भी ध्यान में रखना है। कई बार ये भी पता चल जाता है कि कोई पार्टी बहुत लंबे समय से आउटस्टैंडिंग में है उसका पैसा, तो अब कहीं ना कहीं उसके रिकवरी के चांसेस कम है, तो आप कहीं उसके लिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बना लें, या उससे आप रिकवरी की अंतिम प्रोसेस पूरी कर लें। अगर नहीं आ पा रहा है पैसा तो आप उसको बैड डेब्ट्स बुक कर लें। तो ये सब चीज़ें आप एज वाइज एनालिसिस करोगे। एज वाइज एनालिसिस कैसे करेंगे, जैसे देखिए ये डेटर की लिस्ट है, आप यहाँ से क्या करिए सारे डेटर्स है ना, तो एक मिनट, यहाँ से मैंने एक मिनट, मैंने इनको डेटर में बिल बाय बिल यस कर रखा है, राइट, ठीक है। और अगर मैं इसका क्रेडिट पीरियड डाल देता हूँ 30 डेज, सेव कर देता हूँ,
ऑटो कॉलम कर दिया और मंथली कर दिया और एंटर मार दिया। तो आप देख सकते हैं ये पार्टी का बेसिकली नहीं, यहाँ पर एज वाइज एनालिसिस नहीं आ रहा है, चेंज करते हैं कंपनी। क्रेडिट पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ से मैं मान लो ये कंपनी ले लेता हूँ और ये मैं इसका बैलेंस शीट ओपन कर देता हूँ, राइट। और अब मैं आता हूँ डेटर की लिस्ट में, एंटर प्रेस करता हूँ। एज वाइज एनालिसिस यहाँ से नहीं नज़र आएगा आपको, आउटस्टैंडिंग से नज़र आएगा। ओके, डिस्प्ले में जाओ, बैलेंस शीट से डायरेक्ट नज़र नहीं आएगा। डिस्प्ले में जाओ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाओ, यहाँ आउटस्टैंडिंग आता है। अगर आपने बिल वाइज मेंटेन कर रखा है तो आउटस्टैंडिंग आता है जैसे, ठीक है। अब देखिए हमारे केस में मुझे लगता है हमने बिल वाइज मेंटेन नहीं कर रखा है, तो उस केस में देखिए मैं आपको बैलेंस शीट में जाके, डेटर में जाके, हाँ ये यहाँ पर जाके F11 में जाके बिल वाइज को यस कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बिल वाइज को यस कर दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से डिस्प्ले में जाता हूँ और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाके देखिए आउटस्टैंडिंग हाईलाइट हो गया। जब मैं आउटस्टैंडिंग में जाऊँगा, डेटर के केस में रिसीवेबल होता है और क्रेडिटर के केस में पेएबल होता है। तो जब आप रिसीवेबल में जाओगे, यहाँ देखिए आप एजिंग मेथड आ रहा है, तो यहाँ से आप क्या करिए, एजिंग में चले जाएँ। जैसे अब देखिए यहाँ पर आपका अभी कोई पार्टी, सारी पार्टियों के शायद आपने पेमेंट कर दिए हैं, ठीक है। तो एक मैं आपको एक दो एंट्री पास करके बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एज वाइज एनालिसिस क्या होता है। जैसे ये सेल है, मान लो मैंने आदिनाथ क्लोथ को सेल की 1 अप्रैल की, ठीक है। और सेल कर रहा हूँ मैं, क्या सेल करें, मान लो मैंने उसको 5 बरमूडा सेल किए 280 रुपये में, ठीक है। और हम इसको सेव कर देते हैं और यहाँ ड्यू डेट दे रखी है, मैंने इसका ड्यू डेट ले लेना 30 दिन कि 30 दिन की क्रेडिट दी है, 1 मई तक पेमेंट उसको करना है। फिर एक एंट्री और पास करते हैं हम, आदिनाथ पब्लिक स्कूल, ठीक है। और सेल्स कर रहे हैं हम और यहाँ से मैंने मान लो इनको शर्ट सेल किए 50 और रेट मान लो 500, ठीक है। और हमने इसको मान लो 10 दिन का क्रेडिट डाल देते हैं, ठीक है, और सेव कर दो। अब आप एज वाइज एनालिसिस देखोगे, ठीक है, तो आप जैसे ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में गए, आउटस्टैंडिंग में गए, रिसीवेबल में गए, दोनों पार्टी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। और 1 जुलाई के दिन, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक देख रहे हो तो ये 61 दिन से पैसा बाकी है, 81 दिन से पैसा बाकी है, ठीक है। अब जब एजिंग एनालिसिस करेंगे और बिल डेट के हिसाब से आप एज बनाएंगे और ये बता देंगे 30 दिन पुराने बिल, 30 से 60 दिन पुराने बिल, 60 से 90 दिन पुराने बिल, 90 से 120 दिन पुराने बिल, 120 से 150 दिन, तो ये सब इसकी क्या बन जाएगी, 150 से ऊपर को अलग कर दो। तो आप देखिए यहाँ सब कॉलम में बढ़ गया है ये। तो अभी जो आपकी ये दोनों पार्टियों की जो पेंडेंसी है, अगर आप इसको अब आप यहाँ F2 से 31 मार्च तक चेक करोगे तो यहाँ देखिए पेंडेंसी आ रही है कि भाई ये कितने दिन से पेंडिंग है, तो 150 दिन से ज़्यादा समय से ये दोनों बिल आपके पेंडिंग है। ये 150 दिन वाली लिस्ट में आ गए, इन लिस्ट में नहीं आए आप देखिए। तो अभी मैं एक एंट्री और यहाँ से जैसे पास करता हूँ, फिर आप वापस अपन इस पे चलते हैं। एज वाइज एनालिसिस बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि कौन सा पैसा आपको जल्दी रिकवरी करना है, कौन आपका कहीं वो पैसा डूब तो नहीं रहा है। अब देखिए एक एंट्री मैं कर लेता हूँ 1 मार्च की, ठीक है। 1 मार्च को मैं अगेन आदिनाथ पब्लिक स्कूल का ही एक और बिल बना देता हूँ और सेल कर रहा हूँ। और प्रोडक्ट में मान लो मैं यहाँ पर टी शर्ट ले लेता हूँ 50 क्वांटिटी और रेट डाल देता हूँ 450, ठीक है। और आप इसको सेव कर दो और ड्यू डेट कुछ भी मत डालो और सेव कर दो। अब देखिए आप एज वाइज एनालिसिस आप देखेंगे, डिस्प्ले में जाएं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएं, आउटस्टैंडिंग में जाएं, रिसीवेबल में जाएं और यहाँ से एजिंग मेथड में चले जाएं और यहाँ पर आप बिल डेट वाइज ये देखिए आपने ये पूरी एज बना दी इसकी। तो आपने अब जैसे एंटर मारोगे तो देखिए 2 बिल तो आपके 150 दिन से ज़्यादा से पेंडिंग है, 1 मार्च के दिन देख रहे हो आप या आप लास्ट 31 मार्च के दिन देख रहे हो,
तो 2 बिल तो आपके 150 दिन से ज़्यादा पेंडिंग है, और एक बिल ऐसा है जो 30 दिन से कम पीरियड से पेंडिंग है, ये वो बिल है तीसरा वाला 22,500 का। तो इस तरह से आपके जितने भी डेटर्स और जिनके बिल आउटस्टैंडिंग है वो इस तरह से एज वाइज नजर आ जाएंगे। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेरे को पहले रिकवरी इनकी करनी है, क्योंकि लंबे समय से पैसा बाकी है। अच्छा, ये दोनों बिल पर अगर पैसा नहीं देती पार्टी, तो आप जीएसटी, अगर आपने जीएसटी लगा के बेचे हैं और सामने वाली पार्टियों ने इस पे इनपुट ली हुई है, तो आप जीएसटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करोगे, तो आईटीसी उनकी रिवर्स होनी है उस केस में, है ना। तो ये आप ध्यान रखें, तो आपको रिकवरी इससे पता चल जाता है कि आपको रिकवरी कैसे और कितनी फास्ट किस पे करनी है, ठीक है, किन का बैलेंस लंबे समय से आउटस्टैंडिंग है। हर पार्टी को आप बैलेंस कंफर्मेशन के लिए आप उसको रिमाइंडर भेज सकते हैं, उनसे उनका बैलेंस मांग सकते हैं, और अपने बुक्स में जो उनका अकाउंट है उसको रिकंसाइल कर सकते हैं। याद रखिए, कई बार क्या होता है कि आपको डाउट चल रहा है साहब, मैं बताता हूँ। जैसे आपने अपने अकाउंटेंट को बोला कि भाई अपनी जितने भी डेटर हैं इनसे इनकी ये सारे मान लो आपके डेटर, और इनसे आप इतना इतना पैसा मांगते हैं, तो आपने इन तीनों पार्टियों से उनका कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स मंगवा लिया कि भाई अकाउंट्स आप मुझे भेज दीजिए। वो पार्टी अपना अकाउंट्स भेजेगी, आपको रिकंसाइल करना है कि हाँ उनकी बुक्स में भी सेम बैलेंस ही चल रहा है, ठीक है, ओके। नहीं चल रहा है तो क्यों, कहाँ डिफरेंस आ रहा है, पूरा स्टेटमेंट आएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या वेरिएशन आ रहा है, क्या गड़बड़ आ रही है। कई बार ये हो कि आपकी बुक्स में तो कोई डेटर 1 लाख से दिख रहा है, उसकी बुक्स में आपसे 50,000 मांगते हो, ये दिख रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, डिफरेंस का रीजन भी आपको फाइंड आउट करना होता है। इसलिए समय समय पर आपको बैलेंस कंफर्मेशन भी जरूर अपनी पार्टियों से मंगा लेना होता है। टीडीएस रिसीवेबल की करेक्टली आपने अपनी बुक्स में एंट्रियां की या नहीं की है, जो आप फॉर्म 26A चेक करके मैच कर सकते हैं। फॉर्म 26A में क्या होता है, जैसे आज मान लो आप अपना फॉर्म 26A देखोगे, उसमें आपकी सारी जो टीडीएस आपने पे किया हुआ है, आपका टीडीएस कटा हुआ है, तो आपको उसको रिसीवेबल में डालना है, क्योंकि वो आपकी एसेट है, वो आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ करने वाले हो। तो इसको आपको रिसीवेबल की एंट्रियां जरूर पास करनी, 26A के साथ आप मैच कर सकते हैं। ऑलराइट, क्रेडिटर में भी सेम टू सेम स्टेप्स आपको फॉलो करनी है जो डेटर में करनी है। एक तो उनके बैलेंसेस को चेक कर लीजिए कि उनके सारे बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आने चाहिए। अगर कोई डेबिट बैलेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कहीं गलत तो नहीं आपने ग्रुप डाल दिया है, कहीं कोई किसी लेजर का ग्रुप गलत डालने की वजह से तो डेबिट बैलेंस नहीं आ रहा है। अगर डेबिट बैलेंस एडवांस की वजह से आ रहा है तो इट्स ओके, आप उसको वहां पर रख सकते हैं, या फिर आप उसको एडवांस को अलग से एक लेजर बना ले, ठीक है ना, लोन्स एंड एडवांसेस करके या एडवांस फ्रॉम सप्लायर करके, और उसका ग्रुप करंट असेट डाल दें। ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आपने क्रेडिटर में एडवांस जब भी रिसीव करते हो तो क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट करने की बजाय एडवांस फ्रॉम सप्लायर का अकाउंट ओपन करके उसमें डाल दो, ताकि वो आपको पता रहे कि हाँ इन सप्लायर से मुझे एडवांस आया हुआ है, ऑलराइट, सॉरी ये इन सप्लायर को मैंने ये एडवांस दिया हुआ है, तो आपकी वो करंट असेट होती है, ऑलराइट। तो ये आप जरूर चेक कर लें। अगर कोई इनकम आपने नहीं बुक की है तो आप इनकम की एंट्री बुक कर लें। कोई एक्सपेंसेस बुक नहीं किए तो आप एक्सपेंसेस की एंट्री बुक कर लें। एक्सपेंस क्रेडिटर के केस में एक्सपेंस, कि जैसे मान लो रेंट अभी चुकाना था मुझे मार्च का और मैंने अभी तक चुकाया नहीं, तो मैं अपनी रेंट बुक करने की एंट्री पास करूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी देनी है, दी नहीं है तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सारे ऐसे खर्चे हैं जो आपको ईयर एंड में ड्यू तो हो गए लेकिन आपने पे नहीं किया, तो आपको उनको बुक करना होगा। और अगर पार्टियों के अगेंस्ट में आपने पार्टी का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो उस केस में आउटस्टैंडिंग की जगह, तो ये आप जरूर बुक कर लें। एज वाइज एनालिसिस करें क्रेडिटर का भी, ताकि आपको पता रहे कि कितने लंबे समय से जो क्रेडिटर्स पेंडेंसी चल रही है उनको पहले निपटाएं, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल का मैटर आ सकता है अगर मोर देन 180 डेज से ज़्यादा आपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं किया। तो इसको जरूर आप एज वाइज क्रेडिटर एनालिसिस कर लें। क्रेडिटर से भी आप बैलेंस कंफर्मेशन मंगवाएं और आप क्रेडिटर के रिकंसाइल करें कि आपकी बुक्स में जो जितने वैल्यू से क्रेडिटर दिख रहा है उसकी बुक्स में भी आप उतनी वैल्यू से डेटर के रूप में दिख रहे हो, तो आप उससे कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स मंगाएं और चेक करें और रिकंसाइल करें। टीडीएस अगर करेक्टली डिडक्ट किया गया या नहीं डिडक्ट किया गया वो भी जरूर चेक करें, क्योंकि जब हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो टीडीएस की अगर एप्लीकेबिलिटी हो रही तो हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं, तो वो हमने टीडीएस करेक्टली डिडक्ट किया, उसको टाइमली डिपॉजिट कराया, हमने टाइमली उसको टीडीएस रिटर्न्स में दिखाया, ये सब कुछ जरूर चेक कर लें। फिक्स्ड असेट्स की रिकॉन्सिलेशन लेजर की भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए फिक्स्ड असेट्स मतलब आप समझिए जो ये आपके एसी, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, मोबाइल फ़ोन, ये सब फिक्स्ड असेट्स है, ठीक है। तो इनको क्यों चेक करना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने साल के एंड में डेप्रिसिएशन इन पे करेक्टली लगाया नहीं लगाया। अगर कंपनी है तो कंपनीज एक्ट को ध्यान में रखते हुए या इनकम टैक्स एक्ट को ध्यान में रखते हुए आपने डेप्रिसिएशन
ब्लॉक ऑफ एसेट के आधार पे आपने उस पर इम्पोज किया या नहीं किया, क्योंकि हर एसेट पर अलग अलग ब्लॉक में आती है। आज एसी पर अलग डेप्रिसिएशन लग सकता है, कंप्यूटर पर डेप्रिसिएशन अलग लगेगा, फर्नीचर पे अलग लगेगा, मशीनों पे अलग लगेगा। तो आपको वो इनकम टैक्स या कंपनीज एक्ट के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ट के आधार पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन या तो आप हाफ ईयर का कैलकुलेट करते हैं या डेप्रिसिएशन फुल लगता है। तो आपने उस एसेट को कब खरीदा था, आपने अगर लेस देन 180 डेज यूज किया है तो हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा, अगर आपने मोर देन 180 डेज यूज किया है तो फुल डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आप ये भी इंश्योर कर लीजिए कि आपने डेप्रिसिएशन हाफ रेट से लगाना या फुल रेट से लगाना। ईयर एंड में 31 मार्च को ये एंट्री हम लोग अपनी बुक्स में पास करते हैं, ठीक है। तो आपको वो डेप्रिसिएशन चेक कर लेना, अगर लगा चुके हो तो आप मैच करिए इनकम कंपनीज एक्ट चार्ट और इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, ठीक है। और उसके अलावा आप अपना डेफर्ड टैक्स का कंप्यूटेशन करिए, अपनी टैक्स लाइबिलिटी का कंप्यूटेशन कर दीजिए, प्रोविजन बना दीजिए इनकम टैक्स के लिए, ये भी आपको करना ज़रूरी है। अगर कोई एसेट आपने बेची है तो उस पर प्रॉफिट या लॉस आपने डिक्लेयर कैलकुलेट किया है नहीं किया है, इसको भी जरूर चेक कर लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कोई 50,000 रुपये की एसेट बेचते हैं, अपनी बुक्स में 50,000 से दिख रही है और हम उसको 55 में बेचते हैं और हम एंट्री 50 से ही कर लेते हैं या एंट्री डायरेक्ट 55 से कर लेते हैं। तो ये गलत है। बुक्स में तो 50,000 से थी, आपने 55 से एंट्री कर लोगे तो 5,000 माइनस में चली जाएगी एसेट। तो वहां पर अगर ज़्यादा पैसा आया तो आप प्रॉफिट बुक करिए, अगर कम पैसा आया तो लॉस बुक करिए। तो आपको वो एसेट जब बेचोगे तब आपको सही एंट्री पास करनी पड़ेगी अपनी बुक्स में। तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हुए आप उस एंट्री को पास करेंगे, ये भी जरूर ध्यान में रखें। फिक्स्ड एसेट्स का रजिस्टर आप चेक कर लीजिए कि आपने टैली में जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, है ना, वो आपकी मैच कर रही है या नहीं कर रही है, या कहीं आपने कोई ओवर रिटर्न तो नहीं लिख दी, या कहीं कोई एसेट आपने लिखी नहीं, या कहीं ज़्यादा एसेट दिखा दी जबकि एक्चुअल में आपके पास कोई बिल विल नहीं है। इसको जरूर एक बार चेक कर लें, ठीक है। और एसेट पर जो आपने जीएसटी चुकाया होगा, जीएसटी पेड ऑन कैपिटल गुड्स, यानी एसेट पर उस जीएसटी की आपने इनपुट ली या नहीं ली, उस वो कहीं ब्लॉक क्रेडिट में तो नहीं थी। अगर ब्लॉक क्रेडिट में नहीं थी तो आपको उसको एसेट की वैल्यू में जोड़ना था। जैसे देखिए, इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे आप अगर कोई कार परचेज करते हो, सपोज बिजनेस में, कार की वैल्यू मान लो 10 लाख की और जीएसटी लगकर वो कार आपको 12 लाख में पड़ रही है, तो आपको डायरेक्ट ही एंट्री 12 लाख से करनी, क्योंकि आपको पता है कि कार पे आईटीसी आपको नहीं मिलने वाली। तो आप डायरेक्ट कार की वैल्यू में ही उसकी टैक्स अमाउंट को जोड़ दोगे और आप अपनी बुक्स में उसको यहाँ पर दिखा देने वाले हो, वेंडर हो या बैंक हो, इस तरह से कार आपकी फिक्स्ड एसेट्स में 12 लाख से दिखेगी। वहीं पर अगर सेम अगर कोई मशीन खरीद रहे हो और वो 10 लाख की और 2 लाख का जीएसटी उस पर, तो आप हमेशा पूरी वैल्यू कैपिटलाइज नहीं करते हो, आप मशीन अकाउंट को 10 लाख से ही डेबिट मारोगे, यानी आपकी बुक्स में आप 10 लाख से ले जाओगे एसेट में, और जो 2 लाख रुपए वो आप इनपुट सीजीएसटी, एचजीएसटी या आईजीएसटी के रूप में दिखाओगे। तो उस केस में क्या होगा कि आपको उसकी ऊपर चुकाए गए टैक्स की इनपुट मिलती है। तो आपको ये भी जरूर ध्यान में रखना होगा कि आपने जो एसेट खरीदी उस पर जो टैक्स चुकाया उसकी अगर आईटीसी ले ली है तो फिर आपको उसके टैक्स अमाउंट को उसकी एसेट की वैल्यू में कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको बैलेंस शीट में सिर्फ वही वैल्यू जाएगी जो वैल्यू आपने जो वैल्यू की वो एसेट है। याद रखिएगा, बिल वैल्यू नहीं, टैक्सेबल वैल्यू। देखिए 2 वैल्यू होती है, ये होती है टैक्सेबल वैल्यू और इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वो होती है इनवॉइस वैल्यू। तो इनवॉइस वैल्यू नहीं दिखानी है अपने को, टैक्सेबल वैल्यू दिखानी है अगर हम आईटीसी ले चुके हैं। तो अगर हमने आईटीसी नहीं ली है तो फिर इनवॉइस वैल्यू से हम उस एसेट को अपनी बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। तो ये कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी के प्रोविजन को भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत डीप लेवल पर आपको एनालिसिस करना पड़ता है जब आप बुक्स को फाइनलाइज करते हैं और एक एक कंटेंट को जब आप चेक करते हैं, याद रखिएगा। ऑलराइट, अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई नॉन कंपनी है, मतलब अगर आप कोई प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ वगैरह के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, या फिर आप कोई कंपनी एसएससी है, तो दोनों केस में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप कंपनी एसएससी है तो ऑडिट आपके लिए कंपलसरी, तो आपको ऑडिट के सारे प्रोविजंस ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगर आप कंपनी एसएससी नहीं है तो 2 करोड़ से ऊपर पर आपके ऊपर ऑडिट कंपलसरी होती है, याद रखिएगा, टर्नओवर अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर है तो। और अगर या फिर आप क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस केस में एचयूएफ और इंडिविजुअल के केस में हमें बेसिकली क्या मिल जाती है, हमें प्रिजम्पटिव इनकम टैक्सेशन के अंतर्गत हमें इनकम दिखाने की फैसिलिटी मिल जाती है। सेक्शन 44 एडी हो गया, सेक्शन 44 एडीए हो गया, एई हो गया, बीबी हो गया, ट्रिपल बी हो गया, बी हो गया। तो उस केस में क्या होगा
कि आपको अपना टोटल टर्नओवर का मिनिमम 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। अगर आप इससे कम डिक्लेयर करते हैं तो फिर आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी हो जाती है, याद रखिएगा। तो अगर आप नॉन कंपनी है तो एक सर्टेन टर्नओवर से ऊपर टर्नओवर पर ही आपको ऑडिट करानी है अपनी बुक्स की, और अगर आप कंपनी एसएससी तो आपको अपनी बुक्स की ऑडिट, टैक्स ऑडिट कराना क्या है उस केस में मैंडेटरी, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एक नॉर्मल एसएससी हैं तो फिर आप अपना टैली का ही फॉर्मेट, पीएनएल का, बैलेंस शीट का आपके लिए सफिशिएंट है। मतलब आप ये जो टैली में दिख रहा है ना आपको, ये फॉर्मेट ही आप प्रिंट निकाल के इसके आधार पर आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कंपनी एसएससी है, याद रखिएगा, तो उस केस में आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार शेड्यूल 3 के अनुसार फॉर्मेट बनाना होता है। यानी जो कंपनी एसएससी होते हैं उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं वो वर्टिकल फॉर्मेट में तैयार होते हैं, आपने देखा होगा, जिसमें सोर्स ऑफ फंड आ गया, एप्लीकेशन ऑफ फंड आ गया। तो वर्टिकल फॉर्मेट यानी शेड्यूल 3 के अनुसार आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बेसिकली वी यूज डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स फॉर पासिंग एंट्री एंड फॉर पेइंग टैक्स। अगर आप, हाँ, एक्चुअली मैं यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि अगर आप नॉन कंपनी एसएससी है, याद रखिएगा, तो आपको हमेशा इनकम टैक्स के नियम अनुसार अपनी एंट्री पास करनी इनकम टैक्स की, और आपको टैक्स देना है। डेप्रिसिएशन आप इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार पास करेंगे डेप्रिसिएशन, और आपको फिर उसके बाद अपना टैक्स पे करना। और अगर आप कंपनी एसएससी तो आपको डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के अनुसार पहले कैलकुलेट करना, टैक्स पे करना, उसके बाद डेप्रिसिएशन आपको कंपनीज एक्ट के अनुसार एंट्री पास करना, और फिर कंपनी की जो भी रिपोर्ट सबमिट होती है या जो कंपनी में जो आरओसी के पास जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाती है तो उसमें फिर कंपनीज एक्ट के अनुसार आपको एंट्री पास करनी होती है। ऑलराइट, मतलब आपको देखिए इनकम टैक्स के लिए इस पूरी लाइन का मतलब मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ कि अगर आप नॉन कंपनी एसएससी है तो आपको अपनी पूरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको नॉर्मल तरीके से तैयार करनी है, और डेप्रिसिएशन जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में जो रेट्स बता रखी है उसके अनुसार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। जैसे पीएनएल बना रहे हैं, यहाँ डेप्रिसिएशन बना रहे हैं, तो इनकम टैक्स के अनुसार जो भी डेप्रिसिएशन वो कैलकुलेट करना, और फिर जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा आपको उस नेट प्रॉफिट पर अपना टैक्स देना होता है, वो आपकी इनकम मानी जाती है। लेकिन अगर आप कंपनी है तो फिर आपको इनकम टैक्स के लिए अलग पीएनएल बनाना है, और कंपनीज जो आरओसी के पास जो रिपोर्ट जाती है उसका पीएनएल फिर अलग बनता है। इसमें आपको इनकम टैक्स के अनुसार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और जो प्रॉफिट आता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। और आरओसी में जब जाता है तो वो आरओसी के रेट से या कंपनीज एक्ट में जो डेप्रिसिएशन के रेट है उसके अनुसार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, और फिर जो नेट प्रॉफिट आता है उससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं। यानी कंपनियों के केस में पीएनएल बदल सकता है, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दोनों ही एक्ट में क्या होती है, थोड़ी चेंज होती है, अलग अलग होती है, याद रखिएगा। इसके बाद हम आईटीआर फॉर्म्स की बात करें तो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ऑडिट में आते हो तो आईटीआर 3 भरना है, और ऑडिट में नहीं आते हो तो आईटीआर 4 भर सकते हो, प्रिजम्पटिव इनकम आप दिखा सकते हो। और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आपको ऑडिट में आते हो तो आईटीआर 5 भरना है, ऑडिट में नहीं आते हो तो आईटीआर 4 भरना है। और अगर आप पार्टनर्स हैं और आपकी कोई अदर बिजनेस से इनकम नहीं है तो आप आईटीआर 2 में दिखाएं अपनी इनकम, और अगर आप पार्टनर्स और अदर बिजनेस से इनकम है तो आप आईटीआर 3 फाइल करें, याद रखिएगा। और अगर कंपनी की बात करें तो कंपनियों को आईटीआर 6 फाइल करना होता है, और कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं अगर वो सिर्फ सैलरी कमा रहे हैं तो उनको आईटीआर 1 बनना है, और अगर आपकी सैलरी प्लस बिजनेस इनकम दोनों हो तो आपको आईटीआर 4 फाइल करना होता है। ऑलराइट, डेप्रिसिएशन की एंट्री दोनों केस में क्या होगी, जब आप नॉन ऑडिटेड में हैं या नॉन कंपनी एसेसी है तो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, यानी अपनी बुक्स में एसेट को धीरे धीरे रिटर्न डाउन वैल्यू के आधार पे डेप्रिसिएट करते चलते हैं। जबकि अगर आप कंपनी एसएससी तो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आप लेजर ओपन कर लेते हैं, यानी उस केस में आपकी जो एसेट है, याद रखिएगा बैलेंस शीट में आपकी जो एसेट है वो यूं की यूं हर साल नजर आएगी। एक तरफ आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर यहाँ पर ओपन हो जाता है और लाइबिलिटी साइड में, और उसमें वो डेप्रिसिएशन का फिगर ऐड होता जाता है, याद रखिएगा इधर साइड में लाइबिलिटी साइड में ये खड़ा होता जाता है। ऑलराइट, तो आप वहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं। टैक्स की एंट्री की बात करूं तो अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप ड्राइंग टैक्स को देखिए, इनकम टैक्स हमेशा ड्राइंग माना जाता है, याद रखिएगा। तो इनकम टैक्स की आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे में नहीं दिखा सकते उसको। तो अगर आपका पिछले साल का जो भी आपने इनकम टैक्स चुकाया हुआ है इस साल, और इस साल का जब आपका पीएनएल बन रहा है तो आप उसको ड्राइंग दिखाएं, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक बताएं,
ठीक है। और ऐसे केस में क्या होगा, आपका कैपिटल बदलता जाएगा, कैपिटल कम होता जाएगा, ठीक है। और कंपनी की बात करूं तो कंपनी के केस में हम प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बना लेंगे और जो भी टैक्सेस चुकाएंगे उससे हम प्रोविजन फॉर टैक्स में डाल देंगे और ये प्रोविजन फॉर, जब हम टैक्स का पेमेंट करेंगे तब प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक कर देंगे। तो इसमें कोई ड्राइंग अकाउंट नहीं ओपन होता, कैपिटल आपकी यूं की यूं खड़ी रहती, क्योंकि उसके अगेंस्ट में जो जो आप टैक्स का पेमेंट करते चलते हैं वो टैक्स एक्सपेंस आपका प्रोविजन में डलता जाता है और प्रोविजन आपका बढ़ता जाता है। तो कैपिटल आपकी फिक्स रहती है। इस केस में क्या होता है, आप ड्राइंग डाल के कैपिटल को कम कर देते हैं। तो एंट्री करने का थोड़ा सा पैटर्न कंपनीज के केस में थोड़ा अलग होता है, अदर देन कंपनी के केस में अलग होता है। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, अगर आप अदर देन कंपनी है तो प्रॉफिट हमेशा आप जाके कैपिटल में जुड़ जाता है, चाहे वो पार्टनरशिप हो चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, कैपिटल में जाके प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर देते हैं। लेकिन कंपनियों के केस में कभी भी प्रॉफिट जो होता है वो देखिए, कंपनी के केस में क्या होता है, शेयर कैपिटल होती है या मेंबर्स कैपिटल होती है, तो उस केस में वो डायरेक्ट जाके जुड़ता नहीं है, आप हमेशा प्रॉफिट को रिजर्व एंड सरप्लस में डालते हो। और रिजर्व एंड सरप्लस के बाद जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो डिविडेंड यहां से निकलता है, याद रखिएगा। तो प्रॉफिट हमेशा कहां जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। इस वजह से वहां पर आपको रिजर्व एंड सरप्लस की एंट्रियां भी देखने को मिलती है जब कंपनी एसएससी की बात करें। तो ये था कुछ आज की क्लास का बेसिक क्रक्स, जहां पर मैंने लेजर स्क्रूटनी करना बताया, स्पेशली कि भाई कौन कौन से लेजर को हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब हम अपनी बुक्स को फाइनलाइज करेंगे। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको एक्सपेंसेस, इनकम, डेटर, क्रेडिटर और फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बताया, साथ ही साथ में कंपनी और अदर देन कंपनी के केस में किस तरीके से किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है उस पर हमने बात की। इसी तरीके के इंटरेक्टिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे। अगर आपको प्रॉपर फुल बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन या ऑडिट, टैक्स ऑडिट का कोर्स प्रॉपर वे में सीखना है जिसमें आपको इस तरीके के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, तो आप कॉमर्स हब की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, और वहां से आप उन कोर्सेज को परचेज करके काफ़ी डीप लेवल पर अपनी इस नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। बने रहिए कॉमर्स हब के साथ, और भी इंटरेक्टिव वीडियो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूंगा। थैंक्स।